अस्सलाम वालेकुम यंग डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम स्किल्स, ताकि आप जल्द से जल्द लर्निंग से अर्निंग तक का सफ़र तय कर सकें। राइट। पिछली वीडियोस में हमने बिल्कुल बेसिक्स डिस्कस की थी ईसीजी के बारे में, जिसको हमने एबीसी ऑफ ईसीजी का नाम दिया था। उसमें हमने देखा था कि ईसीजी स्ट्रिप जो है वो कैसी होती है, उसमें कैसे जो है वो लार्ज स्केल्स एंड स्मॉल स्केल्स होते हैं और उनको हम किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। और साथ ही हमने देखा था कि पी वेव, क्यू आर एस एंड टी वेव की रीज़न क्या होती है। और जो है एक कार्डियक साइकिल हमने देखा था कि पी वेव से लेकर टी वेव तक एक कार्डियक साइकिल होता है। आज हम उससे थोड़ी सी आगे बात करेंगे कि जब आप के पास कोई ईसीजी है और आपने उसको रीड करना है, तो आप 6 पॉइंट्स जहन में रख लें कि आपने इन पॉइंट्स पे फोकस करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको चीज़ें याद रहेंगी और कोई चीज़ मिस होने का चांस कम हो जाएगा। राइट। तो इनको मैंने 6 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज़ रेट, नंबर 2 रिदम, उसके बाद एक्सिस, हाइपरट्रॉफी, इस्कीमिया एंड वेव्स। तो सबसे पहले रेट की बात करते हैं। रेट के लिए आपको कोई भी क्यूआरएस, जो कंजेक्टिव क्यूआरएस हैं, उनकी जो आर वेव हैं, उनको आप फोकस करें और देखें कि उनके बीच में लार्ज स्केल्स कितने हैं। तो जितने लार्ज स्केल्स होंगे बीच में, उनको आप 300 पे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 300 ऊपर होगा और वो वैल्यू नीचे होगी, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो हार्ट रेट होगा। इसी तरह 1500 डिवाइडेड बाय स्मॉल स्केल, दो आर और आर के बीच में जितने स्मॉल स्केल्स हैं उनको आप नीचे पुट करें और जब आप ये मैथ करेंगे तो आपको जो जवाब मिलेगा वो हार्ट रेट होगा। ये वाला जो मेथड है ये ज़्यादा एक्यूरेट है इसकी निस्बत। लेकिन अगर आप एमरजेंसी में हैं, आप जल्दी में हैं, आपके पास टाइम नहीं है ये सारा कैलकुलेट करने का, तो इसका एक इजी फार्मूला भी है, 300, 150, 100, 75, 60 एंड 50 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये है कि एक आर और दूसरे आर के बीच में कितने लार्ज स्केल हैं। अगर एक लार्ज स्केल है तो रेट ये है, अगर दो लार्ज स्केल हैं तो रेट ये है, अगर तीन लार्ज स्केल्स हैं, चार हैं, पाँच हैं एंड सो ऑन। राइट। ये एक रफ मेथड है, इतना एक्यूरेट नहीं है लेकिन एप्लीकेबल है, एमरजेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो था रेट अगर रिदम रेगुलर है। अगर इरेगुलर रिदम आ रहा है तो फिर रेट कैलकुलेट करने का ये तरीका है कि आपने ईसीजी स्ट्रिप लेनी है, उसमें सेकंड्स जो हैं वो अलहदा से मार्क हुए हुए होते हैं। राइट। अगर आप उस पर गौर करेंगे तो वो आपको सेकंड्स के मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपने 6 सेकंड्स तक उसको कैलकुलेट करना है, 6 सेकंड्स तक के मार्क्स देखने हैं और देखने के बीच में कितने क्यूआरएस हैं। तो जितने क्यूआरएस हैं उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हार्ट रेट आ जाएगा। राइट। ये कंडीशन है जब इरेगुलर हार्ट रेट हो। उसके बाद है रिदम। रिदम दो तरह का हो सकता है, रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है। रेगुलर इज रिदम इज़ नॉर्मल, या एक एरिदमिया होता है जिसको हम साइनस एरिदमिया बोलते हैं। उसमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन पे हार्ट रेट में थोड़ा सा माइनर सा फ़र्क आता है, तो वो नॉर्मल होता है। राइट। इरेगुलर रिदम जो है वो दो तरह का हो सकता है, इरेगुलरली इरेगुलर या रेगुलरली इरेगुलर। इसकी एग्जांपल है हार्ट ब्लॉक और इसकी एग्जांपल है एट्रियल फिब्रिलेशन या थायरोटॉक्सिकोसिस। उसमें आपको इरेगुलरली इरेगुलर रिदम मिलता है। राइट। रिदम मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, आपने ईसीजी में कोई से भी दो कंजेक्टिव क्यूआरएस को फोकस करना है और एक आर और दूसरे आर के बीच अगेंस्ट जो है वो आपने उस पेपर पे दो मार्क्स लगा लेने हैं, डॉट्स लगा लें या लाइन लगा लें, और जो लाइनें जो हैं वो इनके बिल्कुल अपोजिट हों। एक इस आर पे फॉल करती हो, दूसरी इस आर पे फॉल करती हो। उसके बाद आपने क्या करना है, जो एक्स्ट्रा पेज है जिस पे आपने मार्क किया है, वो पेज आप इस लीड से किसी और लीड पे, लीड 1 पे, लीड 2 पे, लीड या चेस्ट लीड पे, किसी भी लीड पे जाके कोई से भी दो कंजेक्टिव क्यूआरएस हैं उस पर आप प्लेस करेंगे। और अगर तो आर जो है वो उन लाइंस के बिल्कुल अगेंस्ट आ रहे हैं तो रेट जो रिदम है वो रेगुलर है, और अगर उनमें डिफरेंस आ रहा है तो वो इरेगुलर है। फिर आपने देखना है कि रेगुलरली इरेगुलर है या इरेगुलरली इरेगुलर है। तो ये आपको एक्सपीरियंस के साथ अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद हम इंटरेस्टेड होते हैं एक्सिस में कि ईसीजी का एक्सिस क्या है या इस हार्ट का एक्सिस क्या है। तो एक्सिस के लिए आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके मिल जाएंगे बुक्स में, लेकिन मेरी कोशिश है कि आपके पास सिंपल चीज़ लेके आऊँ। तो इसके लिए जो मैंने जो फार्मूला बनाया है वो 1 और AVF दो लीड्स में आपने देखना है क्यूआरएस को। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये शो किया है, लीड 1 में क्यूआरएस जो है वो डाउनवर्ड है और AVF में क्यूआरएस जो है वो अपवर्ड है। हो सकता है कि आपको रियलिटी में ये चीज़ ना मिले, मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए ये शो किया है। तो आपने करना क्या है कि लीड 1 जो है वो लेफ़्ट हैंड आपने
जो लीड 1 के अंदर जो QRS है उसमें आपने जो लेफ़्ट हैंड का थंब है उसके बिल्कुल अकॉर्डिंगली आपने पुट करना है, यानी कि इसमें QRS डाउनवर्ड है तो इसका थंब जो मैं वो डाउनवर्ड रखूँगा। और उसके बाद आपने AVF जो है वो राइट हैंड से उसका QRS देखना है, अगर अपवर्ड है तो अपवर्ड रखना है और अगर डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड रखेंगे, राइट। तो इस एग्जांपल में लीड 1 में QRS डाउनवर्ड है और AVF में QRS अपवर्ड है, तो मैं यूँ प्लेस करूँगा और इसका रूल ये है कि जो थंब अपवर्ड होगा वो डोमिनेटिंग एक्सिस होगा। अगर ये वाला थंब अपवर्ड होता तो मैं कहता कि ये डोमिनेटिंग एक्सिस है, लेकिन इस केस में ये डोमिनेटिंग एक्सिस है, राइट। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद हम इंटरेस्टेड होते हैं हाइपरट्रॉफी में। हाइपरट्रॉफी जो है वो एट्रिया की भी हो सकती है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। उसमें जो पी वेव है उसकी शेप में चेंज आती है, और वेंट्रिकल्स की भी हो सकती है। आज हम वेंट्रिकल्स को डिस्कस करेंगे। वेंट्रिकल जो है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो सकती है और लेफ़्ट भी हो सकती है। ओके, उससे पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं कि जो QRS का पैटर्न है इन द चेस्ट लीड्स, अगर हम लीड 1 से V1 से V6 की तरफ मूव करें तो जो नॉर्मल पैटर्न होता है ECG का वो कुछ इस तरह का होता है। V1 के अंदर जो QRS है वो डाउनवर्ड होता है, V2 के अंदर भी ज़्यादातर जो QRS है वो डाउनवर्ड मिलेगा आपको, V3 में तकरीबन इक्वल मिलेगा, जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, यानी कि पॉजिटिव डिफ्लेक्शन इज़ इक्वल टू नेगेटिव डिफ्लेक्शन। और V4 में या लीड 4 में भी आपको यही पैटर्न मिलता है। लीड 5 में जो है वो R जो है वो डोमिनेटिंग हो जाता है और S वेव छोटी हो जाती है, राइट। हमने बताया था कि जो अपवर्ड डिफ्लेक्शन है उसको R वेव बोलते हैं और जो डाउनवर्ड है उसको S वेव बोलते हैं। तो V5 में क्या होगा कि S वेव स्मॉलर हो जाएगी और R वेव जो है वो लार्जर हो जाएगी, और V6 में ये होगा कि सारी की सारी डिफ्लेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि R वेव हो जाएगी, और S वेव जो है वो डिमिनिश हो जाएगी। ये पैटर्न है नॉर्मल ECG का। अब हम देखते हैं कि हाइपरट्रॉफी में क्या चेंजेस आती हैं। तो जब राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी तो उसमें हमें ये 3 चेंजेस मिलेंगी। नंबर 1 इज़ राइट एक्सिस डेविएशन, जो कि हम यूँ देख लेंगे। नंबर 2 इज़ R वेव इज़ ग्रेटर दैन S वेव इन V1। V1 में नॉर्मली हमने कहा था कि S वेव इज़ ग्रेटर दैन R वेव, तो इसमें पैटर्न जो है रिवर्स हो गया। उसके बाद हमें मिलेगा S वेव इन V5 एंड V6। हमने बोला था कि S वेव V5 में और V6 में तो बिल्कुल नहीं थी, V5 में स्मॉलर थी, लेकिन इस केस में क्या होगा कि ये वाली डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगी, नीचे की तरफ डिफ्लेक्शन मिलेगी, उसको हम S वेव बोलेंगे। तो S वेव जब V5 में या V6 में आपको मिले और साथ में राइट एक्सिस डेविएशन हो तो आप समझ जाएंगे ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। इसी तरह लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के लिए हमें लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन मिलेगी और S वेव इन V1, V2 एंड R वेव इन V5 एंड V6। इसका मतलब ये है कि हमने R वेव के बीच में जितने स्मॉल स्केल्स आ रहे हैं बेस लाइन से लेकर जहाँ तक R वेव बन रही है उसके बीच में जितने भी स्मॉल स्केल्स हैं उसको काउंट कर लें। V1 में अगर ज़्यादा हैं तो उनको देख लें, या V2 में अगर ज़्यादा हैं तो उनको काउंट कर लें, और इसी तरह V5 में अगर ज़्यादा बड़ी डिफ्लेक्शन है तो उसको काउंट कर लें, या V6 में बड़ी है तो उसको काउंट कर लें। इन सारी वेव्स को, इनमें से कोई एक वेव और इनमें से कोई एक वेव, उनको काउंट करके उनमें देखें कि स्मॉल स्केल्स कितने हैं। अगर वो स्मॉल स्केल्स जो हैं वो ग्रेटर दैन 35 हैं तो ये लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को शो करता है, राइट। अगर ये वैल्यू उससे कम है तो ये नॉर्मल है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं इस्कीमिया। इस्कीमिया जो है वो आपको ECG में 4 तरह से नज़र आ सकता है। नंबर 1 T वेव इन्वर्जन, ST डिप्रेशन, ST एलिवेशन एंड Q वेव। तो पहले तो ये समझ लें कि इस्कीमिया में और इन्फॉक्शन में क्या फ़र्क है। इस्कीमिया जो है वो एंडोकार्डियम में जब नेक्रोसिस होती है या ब्लड सप्लाई उसकी जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है तो हम उसको इस्कीमिया बोलते हैं, और जब वही नेक्रोसिस जो है वो पूरी मायोकार्डियम को इन्वॉल्व कर लेती है तो वो इन्फॉक्शन हो जाता है, राइट। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इस्कीमिया एंड इन्फॉक्शन। अब हम ये देखते हैं कि टी वेव इन्वर्जन जो है वो हमें किस तरह से नज़र आएगी। हमने देखा था कि टी वेव जो है वो अपवर्ड होती है नॉर्मली, लेकिन टी वेव अगर डाउनवर्ड होगी तो हम उसको बोलेंगे कि ये टी वेव इन्वर्जन है, राइट। इसी तरह ST डिप्रेशन जो है वो क्या होगा कि QRS एंड टी वेव के बीच में जो सेगमेंट था उसको हमने ST सेगमेंट बताया था। तो ST सेगमेंट जब बेस लाइन से नीचे होगा तो हम उसको ST डिप्रेशन बोलेंगे, राइट।
और इसी तरह अगर ये सेगमेंट बेस लाइन से ऊपर होगा तो हम उसको ST एलिवेशन बोलेंगे। ST एलिवेशन जो है वो नेक्रोसिस को शो करती है, यानी इन्फाक्शन को शो करती है, ये वाली पिक्चर। और टी वेव इन्वर्जन या ST डिप्रेशन जो है वो इस्कीमिया को शो करती है, यानी सिर्फ एंडोकार्डियम इन्वॉल्व है। जब मायोकार्डियम भी इन्वॉल्व हो जाएगी तो ST एलिवेशन हो जाएगी। और इसी तरह क्यू वेव जो है वो हमने बताया था कि नॉर्मली छोटी सी क्यू वेव होती है जो कि सिग्निफिकेंट नहीं होती, लेकिन सिग्निफिकेंट तब होती है जब वो 1/3 ऑफ द QRS हो। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर इसमें आप गौर करें तो ये क्यू वेव जो है वो QRS कम्प्लेक्स का ऑलमोस्ट 1/3 है, राइट। तो ये सिग्निफिकेंट क्यू वेव है। तो क्यू वेव जब भी सिग्निफिकेंट हो तो वो शो करती है ओल्ड इस्कीमिया को, यानी इस पेशेंट को कभी पहले अटैक हुआ था और उसके बाद फिर वो चल रहा है। हो सकता है वो मेडिसिन ले रहा हो या हो सकता है ना ले रहा हो, वट एवर द कंडीशन, लेकिन क्यू वेव जो है वो ओल्ड इस्कीमिया को शो करेगी, राइट। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो है वेव्स। वेव्स में हमने P, QRS एंड T को अलहदा से एक दफ़ा फोकस करके देख लेना है कि कोई चीज़ मिस ना हो गई हो। ये थे 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जब आपने ECG रीड करनी है तो आपने इन पॉइंट्स को जहन में लाते हुए रीड करनी है, बारी बारी एक एक पॉइंट को देखते जाएंगे तो इंशाल्लाह कोई चीज़ मिस नहीं होगी, राइट। इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब दें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम योर होस्ट डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।